नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल केसरी आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। थंबनेल से आपको वीडियो के कंटेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो रही होगी, लेकिन ये उससे मोर देन दैट है, बहुत ज्यादा है। जो वहां पर लिखा गया है उससे बहुत ज्यादा आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम अधिकारों के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था कि किसी ऐसे मुद्दे पर हम वीडियो बनाएं जो कि आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव को डेवलप करे। कोई एक ऐसा टॉपिक हो जिसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ज्यादा परेशान करता है अभ्यर्थियों को, खासकर सीजीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी के दौरान। समझने में दिक्कत जाता है, लिखने में दिक्कत जाता है। तो ऐसा एक टॉपिक था अधिकार। इस वीडियो में हम अधिकारों के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। अधिकार क्या होते हैं, अधिकार कैसे दिए जाते हैं, अधिकारों की कैसे श्रेणियां बनाई जाती हैं, अधिकारों का समावेश संविधान में कैसे किया गया है, अधिकारों पर निर्बंधन कैसे लगाए जाते हैं, अधिकारों को सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है। इन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मेंस में इसको लेकर कैसे प्रश्न पूछ सकता है। प्री की रही बात यहां पर सीजीपीएससी प्री की या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वो तो थ्योरी में ही आपका कवर हो जाएगा पूरा, लेकिन मेंस को लेकर स्पेशली यहां पास किस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि अधिकारों में नागरिक अधिकार कैसे प्रदान किए जाते हैं और मानवाधिकार कैसे प्रदान किए जाते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, नागरिक अधिकारों में और मानवाधिकारों में। मानवाधिकार की घोषणा कैसे होती है, मानवाधिकार की घोषणा का संबंध भारतीय संविधान से कैसे है। एक कंप्लीट एनालिसिस अधिकारों के बारे में जो कि आपके पीएससी के सिलेबस में शामिल है, अलग अलग जगह पर है। पेपर नंबर 3 में आपका शामिल है। ये आपके एसे में भी एक बहुत बड़ा पोर्शन मिल सकता है। अगर अधिकारों के बारे में आ गया, मानवाधिकार के बारे में आ गया वो क्वेश्चन, या फिर किसी भी चीजों से रिलेट कर दिया उस अधिकारों को, या फिर पेपर नंबर 7 में जाएंगे तो मानवाधिकार, यहाँ पर जो संरक्षण अधिनियम है उससे भी ये रिलेट करता है। तो एक कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारियां होंगी आप सभी लोगों के लिए। उड़ान आईएएस एकेडमी आप सभी लोगों के लिए 2 बैच लेकर आ रहा है। एक बैच होगा वो होगा मेंस के लिए। किसके लिए होगा? मेंस के लिए। सीजीपीएससी मेंस लॉन्ग टर्म बैच की शुरुआत हो रही है। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब ये होगा कि इसमें आपका कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा अगले बार जो मेंस होने वाला है। इस बार का तो मेंस होगा, जब भी यहां पर मुद्दा क्लियर होगा तो ये मेंस होगा, लेकिन सीजीपीएससी होगा इतनी गारंटी रखिए आप। क्योंकि एक निराशा देखी जा रही है ना, ये निराशा बेसिकली फैलाई जाती है जिनके पास कुछ काम नहीं है ना, या फिर जो बदमाशी ही करना चाहते हैं, वो एक निराशावादी लोग होते हैं। जो नहीं होते निराशावादी लोग, तो वो निराश बैठे हुए। निराश नहीं बैठना है, अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पर समय मिला है, जो समय मिला है उसका सदुपयोग करना है। यदि कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए समय देना होगा। ऐसे समय में आप बहुत अच्छी तैयारी करें, उसके लिए सीजीपीएससी मेंस का एक बैच लाया गया है, फाउंडेशन बैच होगा। ये बैच सुबह की होगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बैच ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड मोड में भी होगा। कई बार क्या होता था कि कोई अगर मान लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम से कहीं छूट गया उसका कोई क्लास, तो फिर वो उसका रिकॉर्डिंग देख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिकॉर्डिंग ही देखिए, फिर तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करो। अगर ऐसा है तो ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। गलती से छूट गया तो फिर वो देखिए, आप क्या कीजिए, उसका रिकॉर्डिंग देखिए। ऑनलाइन तैयारी करें तो पूरा ऑनलाइन तैयारी कीजिए। समझ रहे हैं बातों को? अगर ऑनलाइन तैयारी करें तो पूरा ऑनलाइन तैयारी कीजिए। यदि ऑफलाइन में अगर कोई क्लास छूट गया है तो फिर जाकर उसे क्या कीजिए, रिकॉर्डिंग कीजिए। मतलब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन अगर करते हैं तो ऑनलाइन में पूरा अटेंड कीजिए, क्लास लाइव अटेंड कीजिए, ताकि आप अपने डाउट को क्लियर कर पाए। यदि ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन में जरूर आए पूरा। तब अगर कोई छूटता है तो ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों क्या देखें, रिकॉर्डिंग देखें। ठीक है, रिकॉर्डिंग की आदत बार बार नहीं लगानी है। ठीक, ये जो बैच है वो हेड ऑफिस में शुरू होगी, है ना, हेड ऑफिस। इसके साथ साथ एक और बैच आ रही है, वो है सीजीपीएससी प्री और व्यापम को लेकर। ये कॉम्प्रिहेंसिव होगा। यहां पर सीजीपीएससी प्री की तैयारी कराई जाएगी,
उसके साथ यदि व्यापम का कोई सिलेबस है एक्स्ट्रा तो उसकी तैयारी भी यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाएगी। तो सीजीपीएससी प्री और व्यापम की तैयारी कराई जाएगी। इसका जो समय होगा वो शाम का होगा और मेंस के बैच का सुबह होगा ना, वो हेड ऑफिस में, और ये होगा सिटी प्लाजा ब्रांच में। कहाँ होगा? सिटी प्लाजा ब्रांच। कहाँ पास है ये? अग्रवाल हॉस्पिटल के जस्ट सामने, अनुपम गार्डन के पास मिलेगा आपको ये, ठीक है, अनुपम गार्डन के पास मिलेगा सिटी प्लाजा। वहीं पास आपका क्या है, ये उड़ान आईएएस एकेडमी है। वहां पास आपको क्या मिलेंगे? सीजीपीएससी प्री और व्यापम के बैचेस मिलेंगे। सेम मोड है, ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड मोड में है। टेक्नोलॉजी एनहांस हो चुकी है आजकल। सारी क्लासेस ऐसे ही मिलेंगी आपको, ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग मोड में मिलेगा, ठीक है। पहले टेक्नोलॉजी की कमी कारण ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसी सुविधाएं हैं, है ना। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की चर्चा शुरू होगी यहां पास अधिकारों से कि अधिकार है क्या। पहला प्रश्न तो यही बनता है, अधिकार क्या है? कैसे आप बोलेंगे कि ये अधिकार है? कैसे परिभाषित करेंगे कि अधिकार यही है? क्लासरूम में जब हम क्वेश्चन करते हैं पढ़ाने से पहले ही, कई बार होता है कि क्या नॉलेज शेयर करना चाहते हैं या फिर किस स्तर का यहां पास आप आंसर दे रहे हैं, थोड़ा समझ में आए, रुझान जिसको बोलते हैं। तो यहां पास अगर मैं बोलूं कि अधिकार क्या है, तो कई लोगों के मन में यही आता है, कुछ भी करने की आजादी, कुछ भी करने की आजादी अधिकार है, या फिर मैं जो कुछ कर रहा हूं उसमें कोई रोक टोक ना हो, कुछ भी करने की आजादी अधिकार है। ये उत्तर मैं नहीं दे रहा हूं, ये उत्तर मान के चलिए अभ्यर्थी दे रहा है जो कि सामने बैठा हुआ है पढ़ाने के दौरान। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कोई रोक टोक ना हो, यही उसका अधिकार है। देखो ऐसा आंसर मिलता है, लेकिन ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार के कार्य है, अधिकार का प्रकार है, फंक्शन है ये अधिकार के। अधिकारों को अगर आप परिभाषित करना है तो इससे आगे पहले की स्टोरी समझनी पड़ेगी। इससे पहले क्या है, अधिकार होते क्या है, ये अधिकार करता क्या है, वो ठीक है यहां तक कि चलो मेरे पास आजादी है, मैं ये कर सकता हूं, तो वहां तक ठीक है, ये अधिकार है, कर सकता हूं। लेकिन ये इससे अधिकार परिभाषित तो नहीं होंगे ना। अधिकारों को यदि परिभाषित करना है तो हमें यहां पास देखना होगा कि अधिकार किसे प्राप्त होते हैं। तो अधिकार मानव को प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अब यहां पास एक शब्द आ रहा है, प्राप्त होते हैं। अधिकार प्राप्त होते हैं मतलब पहले से नहीं रहते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहते। अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो सरकार से, समाज से, सरकार से और समाज से आप अधिकार प्राप्त करते हैं। पहले सरकार और समाज की जगह कौन था? राजा था। तो इनसे अधिकार प्राप्त करते हैं। क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि ये मुझे मिलना चाहिए, मुझे इसे प्राप्त करना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, ये प्राप्त करना, ये प्राप्य होना मेरा अधिकार है, ये चीज तो मुझे मिलना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप किसी जगह पर हैं और आपको लगता है कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, तो जो मिलना चाहिए वही अधिकार है, क्योंकि वो आपको लगता है। समझिएगा, वो आपको लगता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप दावा करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अधिकार कुछ नहीं है, अधिकार दावा है, क्लेम, हक। अधिकार हक की तरह होता है, अधिकार दावों की तरह होता है, क्लेम होता है। ये क्लेम किए जाते हैं जो इन्हें दे सकता है। जैसे आप अपने परिवार में कुछ क्लेम करेंगे, दावा करेंगे, हक मांगेंगे, किससे मांगेंगे? जो दे सकता है। हमें कौन दे सकता है? तो हमें सरकार, समाज, राजा दे सकते हैं अधिकार, तो हम मांग करेंगे। अगर पहले से मिल गए तो मांग करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो है ही आपके पास। यदि नहीं है तो आप क्या करेंगे? दावा करेंगे। और जब इन दावों की पूर्ति समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा या फिर राजा के द्वारा कर दी जाएगी, जब इनकी पूर्ति कर दी जाएगी, तो यही क्या बनेंगे? अधिकार बनेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि एक व्यक्ति के अधिकारों को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि उससे वो चीज प्राप्त करना चाहिए, उसे लगता है कि वो मुझे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करता है? दावा करता है। इसलिए अधिकारों को परिभाषित करते समय हम ये देखते हैं कि
क्या उस व्यक्ति को वो चीज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या वो प्राप्य है या नहीं है, क्या वो इन लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये भी तो देखना होगा कि कहीं इन लोग दे तो नहीं सकते। अगर नहीं दे सकते तो क्यों मांग रहे हो भाई, दे सकते हैं तो उसकी मांग जायज है। लेकिन अधिकार इतने भर से सफल नहीं होने वाला। अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो वो अधिकार इतने भर से सफल नहीं होंगे कि मैंने समाज से, सरकार से दावा किया और उन्होंने मुझे दे दिया तो अधिकार सफल हो गया। नहीं, ऐसे अधिकार सफल नहीं होते हैं और ना ही हम ऐसे अधिकारों को परिभाषित करेंगे। अधिकारों को हम यहां पास एक कॉम्प्रिहेंसिव या फिर पूरे तरीके से परिभाषित करने के लिए यह बताएंगे कि अधिकार जब हम मांग रहे हैं या फिर कुछ हम दावा कर रहे हैं तो अधिकार सफल भी तो होने चाहिए। अधिकार सफल होने चाहिए। अधिकार बेसिकली क्या है, मांग है समाज से, सरकार से। मैं समझता हूं कि ये मुझे प्राप्त होना चाहिए तो आप हमें दीजिए, ये प्राप्त करना मेरा क्या है, अधिकार है। चलो उन्होंने दे दिया, मान लेते हैं उन्होंने दे दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं अधिकार सफल है? नहीं। यहां पास अधिकारों के सफल होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व तो यह है कि आपकी मांग जायज होनी चाहिए। आपकी मांग क्या हो, जायज हो। आपकी मांग जायज होनी चाहिए। आपकी मांग ऐसी होनी चाहिए जिसकी पूर्ति की जा सके। जिसकी क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके। और क्या होनी चाहिए अधिकारों के बारे में? अधिकार तभी सफल होंगे जब आप अगर मांग करते हैं, मतलब जब आप दावा करते हैं तो आपके द्वारा किया गया दावा सभी व्यक्तियों पर समान रूप से क्या हो, लागू हो। ऐसा नहीं है कि ये प्राप्त करना तो केवल मुझे प्राप्त करना है, केवल मुझे मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे वर्ग को मिले, मेरे कम्युनिटी वाले को मिले। अरे मिले तो सबको मिले। अगर वो केवल आपको मिला या फिर आपके समुदाय को मिला तो वो अधिकार नहीं है, वो क्या हो जाएगा, विशेषाधिकार। वो अधिकार न कहलाकर विशेषाधिकार की श्रेणी में हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया दावा, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया दावा सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होने चाहिए। सभी व्यक्ति पर क्या हो, समान रूप से लागू हो। वो एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। एक परिवार है, उसमें चार, मान लेते हैं 4-5 बेटा बेटी हैं, जो भी हैं, बच्चे हैं। किसी एक ने जिद की कि मुझे ये चाहिए, दिलवा दो, है ना, इस बच्चा होने के नाते मेरा अधिकार है, मुझे मिलना चाहिए। अब इतना होशियार तो नहीं कि अधिकारों की बात करेगा वो बस चाहिए मुझे, और उसको मिल गया, केवल एक को मिला। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि उस परिवार के हर एक बच्चे के पास यार ये ना राइट्स है, अधिकार है कि उनको ये मिलता है? नहीं, केवल उसी बच्चे का विशेषाधिकार है जिनको मिला है वो, बाकियों को तो नहीं मिला। बाकियों को नहीं मिला तो फिर उनके लिए क्या हो गया, वो नहीं मिल सकता। वो अगर ये बच्चा बोलता कि हम सबको ये चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए, तब मैं कहता कि हाँ, उस परिवार में हर एक बच्चे के पास ये है, ये प्राप्त करना उनका क्या है, अधिकार है। वहां ऐसा है उस परिवार में। तो जब आप दावा करते हैं तो आपके द्वारा किया गया दावा सभी लोगों पर क्या होना चाहिए, समान रूप से लागू होना चाहिए। दावों की पूर्ति भी की जा सके। सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि इनका वितरण समान रूप से हो। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। इनका जो वितरण हो वो क्या हो, समान तरीके से हो। यदि वितरण समान तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि असमान तरीके से अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं। इसी का रिलेशन आर्टिकल 14 में मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की तो बात करता है, लेकिन उसके साथ साथ विधियों के समान संरक्षण की भी बात करता है कि विधियों के समान संरक्षण होगा। संरक्षण शब्द दर्शाता है कि जिस व्यक्ति की जैसी परिस्थिति होगी उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। अगर उसकी परिस्थिति थोड़ी खराब है तो उसको ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, और खराब है तो और अधिकार दिए जाएंगे, ताकि सभी व्यक्तियों का जीवन स्तर या फिर सभी व्यक्तियों तक कानून की पहुंच क्या हो, बराबर हो। इसीलिए कहते हैं कि वितरण कैसा हो, समान होना चाहिए। अगर असमान वितरण है
तो फिर आपको यहां पर बताना होगा कि अधिकारों का असमान वितरण कैसे हो, क्या हो, आधार बताने पड़ेंगे। इसी को कहा जाता है यहां पर सकारात्मक विभेद की नीति, जो कि विधियों के समान संरक्षण में आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 14 में भारतीय संविधान का। आगे बढ़ते हैं। अधिकार अभी भी सफल नहीं होंगे। अधिकारों को सफल होने के लिए यह भी चाहिए कि अधिकार लिखित रूप में दिए जाएं। कई बार क्या होता है कि अधिकार बोल देते हैं ये रहा, मिल गया आपको, नहीं, बोलने से नहीं होगा जब तक लिखित में नहीं दोगे। क्योंकि बोलने से चलो ठीक है, आपकी जबान की कीमत है, बोल दिया, लेकिन कल मुकर भी तो गया। आने वाली पीढ़ी कैसे बताएगी कि देखो ये मिला था, ये हमें मिला था, वो बोल के गया है। तो लिखित रूप में यदि रहेगा तो फिर वो क्या होगा, आने वाले भविष्य के लिए भी काम आएगा। तो जरूरी हो जाता है कि हमें अधिकार कैसे हो, लिखित रूप में मिले। हम ऐसा मानते हैं, है ना, खासकर जब भी हम संविधान की बात करते हैं कि 15 जून 1215 में पहली बार अधिकारों का मैग्ना कार्टा आया था, जब ब्रिटेन के महाराजा ने क्या किया था, अपने नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्रदान की थी। अब ये स्वतंत्रता नीति निर्माण को लेकर थी। वहां एक छोटा सा सदन बनाया गया था राजा के कार्यों में सहायता के लिए, तो उसकी बात कर रहा है, वो मैग्ना कार्टा कहलाता है। लेकिन अधिकार अभी भी सफल नहीं होंगे। अधिकारों के सफल होने के लिए यह भी जरूरी है कि अधिकारों को मौलिकता प्रदान की जाए। मौलिक होने चाहिए अधिकार, अधिकार मौलिक हो। मौलिक कहने का मतलब यह है कि अधिकार एक बार दे तो दिए गए, लेकिन उन्हें समाप्त इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, ऐसा होना चाहिए मौलिक अधिकार। या फिर अधिकार की बात करें, आपने मांग की, आपको मिला, कल के दिन में खत्म हो गया, कहां का अधिकार था फिर ये? ऐसा अधिकार किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए अधिकारों के सफलता के लिए जरूरी है कि अधिकार कैसे होने चाहिए, मौलिक होने चाहिए। बिल्कुल, उन्हें समाप्त करना इतना आसान नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा मौलिक अधिकार, हमारे संविधान के मौलिक अधिकार मूल है अपने आप में। जब भी उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा तो फिर न्यायपालिका उन्हें रक्षा करेगी, सुरक्षा देगी। वो अपने आप में मूल प्रकृति का है। एक केस भी था इसको लेकर गोलकनाथ का। गोलकनाथ के केस में यह कहा गया कि जो मौलिक अधिकार है ना, वो क्या है, वो दृढ़ है। मौलिक अधिकारों को आप समाप्त नहीं कर सकते, चाहे संशोधन करके बोलो, चाहे कानून बनाकर बोलो, वो समाप्त नहीं किए जा सकते। गोलकनाथ केस में ऐसा कहा गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी भी सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहीं आपको अधिकार दिए और कल के दिन में कुछ ऐसा कर दिया जिससे छीनने वाले हैं, तो छीनने से पहले ही कोई व्यक्ति उसे क्या करे, बचा ले, सुरक्षा प्रदान करे। तो अधिकारों के सफल होने के लिए यह भी आवश्यक है दोस्तों कि इन अधिकारों को क्या प्रदान किया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में अधिकारों के उपचारों की बात की गई है, सुरक्षा प्रदान किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो अधिकार सफल हो रहे हैं हमारे पास। देखो, सबका रिलेशन कहीं ना कहीं भारतीय संविधान से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकार एक ऐसा टॉपिक ही है। फिर और आगे बढ़ते हैं। अधिकारों के सफल होने के लिए एक बात तो और छूट गई यहां पास। क्या छूट गई? कि मान लेते हैं अधिकार आपने दावा करके तो मांग लिया और आपको अधिकार मिल भी गया, कहीं आपने अपने अधिकारों का इतना प्रयोग किया कि उसका दुरुपयोग होने लग गया। सही चीज के लिए दिया था लेकिन उसका दुरुपयोग करो। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आप ऐसा मांग नहीं कर सकते कि मुझे कुछ भी पहनने की आजादी है। कुछ भी पहनने मतलब कि मान लेते हैं कहीं आप काम करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं स्कूल में है, कॉलेज में है, किसी संस्थान में आप काम करते हैं, तो मैं तो यही पहन के आऊंगा, ये कोई अधिकार नहीं हुआ। या फिर मैं यही करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। अगर यहां पास अधिकार दिए जाएंगे तो उन पर निर्बंधन भी लगाया जाएगा। मान लेते हैं कि आपको कुछ अधिकार मिला, परिवार में ही आपको कुछ अधिकार मिला, मुझे घूमने की आजादी है मान लो। मान लेते हैं कि आपने मांग किया कि मुझे घूमना है, पिताजी ने बोला ठीक है जा अपना घूम ले, कहां जहां भी घूमना है। आप घूमने निकले बिना बताए, आप कब आ रहे हो पता नहीं, कुछ भी कर रहे हो, और जब आपसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो आप बोलोगे मेरा अधिकार है, मिला है मुझे समाज से, संविधान से, मैं कुछ भी करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अधिकार बिना रिस्ट्रिक्शंस के, बिना निर्बंधन के प्रदान किए जाएंगे, बिना सीमांकन के प्रदान किए जाएंगे तो फिर ये अधिकार क्या होंगे, निष्प्रभावी होंगे, अराजकता उत्पन्न करेंगे।
अराजकता उत्पन्न करेंगे ये समाज में, और कुछ नहीं है। इसीलिए अधिकार दिए जाए ये तो जरूरी है, लेकिन अधिकारों की सीमा भी तय कर दी जाए कि इससे ज्यादा आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। गलत होगा इससे ज्यादा आप अगर अपने अधिकारों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में निर्बंधन किए गए हैं अधिकारों पर। जैसे आर्टिकल 19(2), 19 का 3, 19 का 4, 19 का 5 और 19 का 6, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 निर्बंधन लगाए गए हैं खूब सारे। आर्टिकल 31 क, आर्टिकल 31 ख, ये भी क्या है, मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन है। आर्टिकल 31 ग, ये भी निर्बंधन है। यहां तक कि केशवानंद भारतीवाद में यह भी कह दिया गया कि मौलिक अधिकारों को समाप्त करने के लिए संशोधन किया जा सकता है। हाँ, ऐसा संशोधन मूल ढांचे को प्रभावित ना करे, बस ये यहां पर एक निर्बंधन है। तो अधिकारों के सफल होने के लिए आवश्यक है कि जो अधिकार हैं वो जायज हो, उनकी पूर्ति की जा सके, ऐसी मांग हो। मान लेते हैं आपकी मांग जायज नहीं है, हम रायपुर वासी क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ वासी बुलेट ट्रेन की मांग करेंगे, जायज मांग नहीं होगी ये। कहां जाएंगे बुलेट ट्रेन से, इतना खर्चा है, क्या उसका वहन कर पाएंगे, ये भी तो सोचना होगा। क्या सरकार बुलेट ट्रेन हमें दे पाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो बुलेट ट्रेन लगा रही 1 लाख करोड़ रुपए का है, कहां से लाएंगे इतना पैसा कि हम बुलेट ट्रेन में चढ़े, सरकार हमें बुलेट ट्रेन दे? मान लो कि एक मांग कर दिया कि यार चांद में जाना था, थोड़ा सा मजा आता है चांद में जाने पे, मांग है हमारी, सबकी मांग है, मान लो, क्या ये पूर्ति की जा सकती है? नहीं। और जब पूर्ति नहीं की जाएगी तो अधिकार भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं मांग जायज होनी चाहिए और मांग पूर्ति की जा सके, वो पूरा किया जा सके। एक व्यक्ति के द्वारा जब मांग किया जाता है तो वो सब पर लागू हो, अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर लागू होगी तो वो अधिकार न होकर क्या कहलाएगा, विशेषाधिकार की श्रेणी में चले जाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर बिल्कुल सजग थे कि हम जब अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने वाले हैं तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों को अधिकार देंगे, ताकि इस बात का इंश्योरेंस मिल जाए या फिर एश्योर हो जाए हम इस बात को लेकर कि अब भारत में किसी पर्टिकुलर वर्ग के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार इसलिए दिए गए ताकि हम ये कह सके कि विशेषाधिकार नहीं है। आर्टिकल 18 भी अगर आप देखो तो यही कहता है कि अब उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। जो समाज के ही विशिष्ट वर्ग के लोग थे, जिन्हें कुछ समाज में अलग दर्जा था, उनके लिए कुछ विशिष्ट अधिकार थे, अब वो समाप्त कर दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि वो सभी लोगों पर क्या हो, समान रूप से लागू हो, ताकि वो अधिकार रहे, है ना। अधिकार विशेषाधिकार मत बने। वितरण उसका कैसा होना चाहिए, समान रूप से होना चाहिए। बिल्कुल असमान अगर वितरण करते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को बोलूंगा मैं सबको समान रूप से बांटूंगा, इसका मतलब है मैं मानता हूं कि सब लोग समान हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर पहले से समानता नहीं पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। तो एक ऐसे देश में जहां लोग असमान हैं, वहां पर मैं किसी वस्तु के बंटवारे के लिए बोलूं कि सबको समान रूप से बांटूंगा, तो ये तो दोगलापन है और कुछ नहीं है। तो हम इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिसकी जैसी स्थिति होगी हम उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। आपकी स्थिति ज्यादा खराब है तो हम आपको ज्यादा वितरण करेंगे, आपकी स्थिति ठीक है तो हम आपके साथ नॉर्मल व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से समान तरीके से आपको क्या करना है, वितरण करना है। अधिकार लिखित हो तो ज्यादा अच्छे होंगे। जैसे लिखित अधिकारों की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने इसकी शुरुआत की थी। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में आया था, उसमें अधिकारों को पहली बार लिखित रूप में प्रदान किया गया। ऐसा नहीं है कि संविधान में पहली बार ऐसा हुआ, संविधान में लिखित रूप में ऐसा पहली बार हुआ। अगर हम अधिकारों को समावेश करने की बात करें तो फ्रांस ने ऐसा पहली बार किया था, लेकिन लिखित रूप की बात करें तो फिर यहां पर अमेरिका ही था जिसने लिखकर मौलिक अधिकार प्रदान किया। हमारे संविधान में भी लिखकर किया गया है। उसके साथ इसमें मौलिकता होती है, इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। सुरक्षा प्रदान किया जाता है, जो कि हमारे अधिकारों में भी सुरक्षा प्रदान किया गया है, और उसके साथ साथ इन पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं। हर एक क्षेत्र से इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। आई होप कि आपको इस वीडियो का फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा। वीडियो का कंटेंट है पढ़ने वाला, लिखने वाला कम। लिखने वाले के लिए यहां पर क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे यहां पर। पहला यहां तो यह भी बन सकता है क्वेश्चन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर कि मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, परिभाषित कीजिए या व्याख्या कीजिए, समझाइए। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है,
एब्सोल्यूट नहीं है। हम बताते हैं कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, अर्थात वो बिना किसी निर्बंधन के नहीं दिए गए हैं। मौलिक अधिकार प्रदान करने के साथ उन पर निर्बंधन भी लगाया गया है, क्योंकि बिना निर्बंधन के जो अधिकार होते हैं वो समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त तरीके से निर्बंधन लगाया जाए। युक्ति युक्त तरीके से, गलत तरीके से निर्बंधन नहीं, एक सही तरीके से निर्बंधन लगाना पड़ेगा हमें। तो इन निर्बंधनों की बात भी की जाती है। तो ये अधिकार क्या होते हैं और अधिकारों के सफल होने के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक है, इन पर हमने चर्चा कर ली। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, क्वेश्चन अधिकारों के सफल होने पर भी बन सकता है, अधिकार क्या होते हैं वहां से भी एक क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो मेंस को अगर देखोगे आप, मेंस की अगर सिलेबस को एनालिसिस करोगे तो वहां मौलिक अधिकार का भी चैप्टर है, पेपर 7 में मानवाधिकार का भी चैप्टर है। क्वेश्चन डायरेक्ट उत्तर भी आ सकते हैं। अधिकार बताइए, अधिकारों के सफल होने के बारे में आप चर्चा कीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम ये समझते हैं कि अधिकार क्या होता है, कि अधिकार ये प्राप्त करना हमारा क्या था, हम समझते हैं कि हमें प्राप्त होना चाहिए, अगर प्राप्त नहीं हो रहा तो हम दावा करते हैं, उन दावों की पूर्ति कर दी जाती है, तब वो अधिकार बनते हैं। लेकिन अधिकारों के सफल होने के लिए इतना सारा चीजें, सब कुछ चाहिए आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी छूट जाता है कि अधिकार कब दिए जाए। अधिकार तो है, अधिकार दिए कब जाए, इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं कि अधिकार कैसे और कब दिए जाने चाहिए आपको। देखो, जब अपने संविधान की बात कर लेते हैं। अब हमारे संविधान में जब अधिकार दिए गए, भारतीय संविधान में अधिकार को समावेश किया गया, तो ये थॉट्स रखा गया कि हम अधिकारों की 2 श्रेणी बना देते हैं। हम अपने नागरिकों को अधिकार देंगे, संविधान निर्माताओं ने बोला कि हम अपने नागरिकों को अधिकार देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये वही तत्व है जो कि मिसिंग था। वरना संविधान बनने से पहले और संविधान बनने की बाद की स्थिति अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसमें ये मौलिक अधिकार है जो कि एक्स्ट्रा मिला हुआ है। बाकी सब कुछ पहले से था, जो अभी आपको दिखता है वो पहले से था, बस लोगों के पास क्या नहीं थी, तो अधिकार नहीं था। इन्हीं अधिकारों के न होने के कारण जो अंग्रेज है वो हम पर शासन करते थे। तो अब अंग्रेज की जगह भारत सरकार शासन करती है। कहीं भारत सरकार हमारे ऊपर क्या ना करे, शासन ना करे गलत तरीके से, इसलिए लोगों को सुरक्षा प्रदान कर दी गई मौलिक अधिकार देकर। मौलिक अधिकारों का समावेश करके लोगों को सुरक्षा प्रदान कर दी गई कि अब सरकार अपने कार्यों के माध्यम से, अब सरकार के कार्यों को हम कानून का नाम देते हैं, सरकार कानून के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने के लिए गलत तरीके से नियंत्रण ना करे, तो हम इसे फंडामेंटल राइट्स के रूप में क्या देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ये सब व्यक्तियों को मौलिक अधिकार जो मिला है, व्यक्ति को मिला, नागरिकों को मिला, वो किसके अगेंस्ट में मिला है, वो किसके अगेंस्ट में है, विरोध में है, वो सरकार के कानून के विरोध में है। कि सरकार अपने कार्यों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर मौलिक अधिकार उन्हें क्या करेंगे, बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि ये कह दिया जाए कि अब से सभी के मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाला जाएगा जो कि निगरानी रखेगा इस बात की कि आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हो, सब कुछ निगरानी रखेगा सरकार। आप बोलेंगे यार ये तो मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, बचाओ बचाओ। कौन बचाएगा? मौलिक अधिकार बचाएगा, सीधी सी बात है। राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 बचाएगा आपको, निजता का अधिकार। इसका मतलब है सरकार के कार्यों से आपको क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। इसी थॉट्स के साथ कि कहीं ब्रिटेन की सरकार के बाद अब भारत सरकार यहां पर, मतलब आने वाली सरकार, बाद की आने वाली सरकार भारत में लोगों के ऊपर कोई हस्तक्षेप ना करे गंदे तरीके से, गलत तरीके से, तो लोगों को क्या दे दो, बचने के लिए एक सुरक्षा कवच दे दो, जिनको नाम दे दो आप क्या, मौलिक अधिकार, मूल रूप से प्राप्त है। मतलब अब हमारे संविधान निर्माताओं के मन में यह था कि अधिकार तो देना है, तो अधिकार 2 तरीके से दिए जाएंगे। एक अधिकार मौलिक अधिकार कहलाएगा और दूसरा कहलाएगा डीपीएसपी। जी हां, डीपीएसपी भी अधिकार है और कुछ नहीं है। डीपीएसपी भी संविधान में दिया गया अधिकार है।
लोगों को मिलता है वो। हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिकारों की दो श्रेणी बना दी। एक ऐसा अधिकार जो आवश्यक है, अत्यंत, तुरंत चाहिए आपको, इसे कहा गया मौलिक अधिकार। दूसरा ऐसा अधिकार जो आवश्यक तो है लेकिन अभी नहीं दिया जा सकता, आवश्यक है लेकिन अभी प्रदान नहीं किया जा सकता, ऐसे को कहा गया डीपीएसपी। क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि यहां पास अधिकारों को जब आप देने की बात करते हो तो इसमें खर्चा होता है। बिल्कुल यहां खर्च की ही बात है, सामर्थ्य की बात है, पूर्ति करने की बात है कि क्या हम मतलब इनके प्रतिनिधि लीडर्स, क्या हम अपनी जनता को यह अधिकार अभी दे सकते हैं कि बाद में दे सकते हैं? संविधान निर्माताओं ने बोला कि देने उन्हें का छोड़ो भाई, जो इंपॉर्टेंट था, जो जीने मरने से स्वतंत्रता से है, जो जीने का अधिकार देता है, जो बोलने का अधिकार देता है, जो लोगों के गरिमा को बचाता है, हम उसे यहां रख देंगे मौलिक अधिकार में। हम उसे सरकार के भरोसे नहीं छोड़ेंगे, इसे तो हम ही देकर चले जाएंगे। तो उनको मौलिक अधिकार कहा गया। मतलब एक ऐसा अधिकार जो लोगों की गरिमा, लोगों के जीविका से जुड़ा हो, लोगों की जीने की स्वतंत्रता से जुड़ा हो, धर्म की स्वतंत्रता से जुड़ा हो। ऐसे अधिकारों को मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार थे जो लोगों को मिलने तो चाहिए थे, लेकिन एट प्रेजेंट सरकार के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उन्हें प्रदान कर सके, इसलिए उनको डीपीएसपी में रखा गया। आवश्यक है, नो डाउट आवश्यक है, लेकिन अभी नहीं दिए जा सकते। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है कि डीपीएसपी को तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया? तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया, या फिर तुरंत नहीं मतलब लागू क्यों नहीं किया गया? संविधान के साथ लागू नहीं किया गया, ये एक प्रश्न यहां से बनता है कि डीपीएसपी को आप संविधान के साथ ही क्यों लागू नहीं किए? देखिए अधिकार तो ये भी थे बाद के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट थे। डीपीएसपी में कुछ ऐसे अधिकारों का समावेश किया गया है जिनको लेकर सरकार के ऊपर बोझ उत्पन्न हो सकता है। देश निर्माण की जब प्रक्रिया चल रही है, जब रियासतों का विलीनीकरण चल रहा है, उस समय पर लोगों को यह कह देना कि आपको यह प्राप्त करना आपका अधिकार है, और जब आप बोल दोगे तो आपको तो देना ही पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह देते हैं कि शराबबंदी, शराबबंदी है ना, ये लोगों का अधिकार है बोल दिया, और इसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। अब मौलिक अधिकार घोषित कर दिया तो फिर तो देना ही पड़ेगा तुरंत। लेकिन हमने इसे रखा कहां? डीपीएसपी में, कि जब सरकार आर्थिक सामर्थ्य तक पहुंच जाएगी कि शराब की कमाई से अब सरकार नहीं चलेंगी, तब जाकर हम क्या करेंगे? शराबबंदी करेंगे, तब ऐसा होगा। मतलब हम देश निर्माण की प्रक्रिया में सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं देना चाहते थे, पहली बात। इस कारण से हमने क्या किया? डीपीएसपी को तुरंत लागू नहीं किया। तो ये पहला पॉइंट लिखना होता है। आगे चलकर और देखते हैं तो हम यहां पास आर्थिक बोझ के कारण, मतलब इनमें लिखे हुए जो तत्व हैं वो महंगे उपचार हैं, महंगा है देना, हमारे पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि हम इन्हें दे सकें। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, चिकित्सा का अधिकार, निःशुल्क चिकित्सा का अधिकार आपको दे दिया जाए, लेकिन सरकार इन्हें पूरा कैसे करेगी? बोलने भर से थोड़ी हो जाएगा, इन्हें सरकार को पूरा करना होगा। तो अब पूरा कैसे करे? तो इसको पूरा करने के लिए भाई हॉस्पिटल्स चाहिए, है ना, बिजली चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, सड़क चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, शिक्षा भी तो चाहिए लोगों का, लेकिन वो सब की कमी है। इस कारण से ऐसे चीजों को यहां नहीं लिख सकते आप मौलिक अधिकार में, उनको डीपीएसपी में रखा गया कि जब सरकार के पास इन चीजों को देने का सामर्थ्य होगा तब वो इन्हें लागू करेंगे। तो त्वरित रूप से क्यों लागू नहीं किया गया? क्योंकि देश निर्माण के समय हम बोझ पैदा नहीं करना चाहते थे। इनमें लिखे हुए चीजें महंगे उपचार हैं जिन्हें बाद में दिए जाएंगे जब सरकार की आर्थिक सामर्थ्य बढ़ जाएगी। दिया भी उन्होंने, निःशुल्क चिकित्सा मिलता है आज के डेट में जब सरकार की आर्थिक सामर्थ्य बढ़ रही है। तीसरा, जनता इतनी समझदार नहीं है कि उन अधिकारों के प्रति वो क्या हो, सजग हो। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम शराबबंदी कर देते थे उस समय, तो फिर जनता तो त्राहिमाम त्राहिमाम मचा देती,
आज भी अगर कर दो कहीं कहीं तो फिर त्राहिमाम मचाएगी कि क्यों बंद कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब यहाँ पर जनता को भी शिक्षित होना पड़ेगा इन अधिकारों के लिए। एग्जाम्पल इसमें एक और है, समान नागरिक संहिता। इसके लिए जनता को शिक्षित होना पड़ेगा कि समान नागरिक संहिता क्या होती है, कैसे होती है। बाकी डीपीएसपी में तो लिखा हुआ है, सरकार इन्हें लागू करने का प्रयास करेगी। तो यहां से एक क्वेश्चन फॉर्मेट अच्छा बनता है कि डीपीएसपी को लागू क्यों नहीं किया गया। तो आई होप कि आप इस बात को लेकर जरूर अब समझ रख रहे होंगे कि अधिकारों की अब दो श्रेणी बनाई जाएगी। एक तुरंत जो कि बहुत आवश्यक है, लोगों के जीवन जीने से आवश्यक है, गरिमा के लिए आवश्यक है, अपने विकास के लिए आवश्यक है, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया और इसको तुरंत दे दिया गया, त्वरित रूप से दिया गया। इन अधिकारों को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा गया कि सरकार कब देगी कब नहीं देगी। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार जो आवश्यक तो थे, लेकिन सरकार अभी देश निर्माण की प्रक्रिया में बिजी है तो बोझ नहीं डालते हैं, या फिर ये अधिकार थोड़े महंगे हैं तो बाद में दिए जाएंगे, आर्थिक सामर्थ्य आने के बाद दिए जाएंगे, या फिर हो सकता है जनता अभी उस बात को लेकर समझ नहीं रखती है, तो ऐसे अधिकारों को डीपीएसपी में डाला गया। यहां से आप डीपीएसपी और इसका क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं कि डीपीएसपी क्या होगा और यहां पास मौलिक अधिकार क्या होगा। इन दोनों के बारे में आप यहां पास बता सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कर ही लेते हैं, काम करते हैं, मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर करते हैं। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर। देखो, डीपीएसपी का फुल फॉर्म ही है राज्य के नीति निदेशक तत्व। मतलब जब राज्य अपने कानूनों का निर्माण करेगा तो इनमें लिखी हुई बातों को वो निदेशक के तौर पर देखेगा और उन्हें लागू करने का प्रयास करेगा। जब सरकार अपनी पॉलिसी बनाएगा तो भाग 4 में लिखे हुए तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा, डायरेक्शन के रूप में देखेगा, निर्देशन के रूप में देखेगा। तो इसमें पहला अंतर तो यही हो जाता है कि ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है। कौन से भाग में है? 3 में। और ये कहां है? भाग 4 में। ये अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि संविधान निर्माता जिस चीज को समझते थे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एट प्रेजेंट, उन्हें पहले देने का प्रयास करते थे वो। दूसरा, मौलिक अधिकार स्वतः लागू होते हैं। ये कैसे लागू होते हैं? स्वतः लागू हो जाते हैं। लेकिन डीपीएसपी तो तुरंत लागू नहीं किया गया था, इन्हें सरकारों पर छोड़ दिया गया। ये किसके माध्यम से लागू होते हैं? कानून के माध्यम से लागू होते हैं। कानून के माध्यम से क्या किए जाते हैं? लागू किए जाते हैं। मतलब ये सरकार पर टिके हुए हैं कि सरकार जब चाहेगी तब इन्हें प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं। जो मौलिक अधिकार है उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है, न्यायपालिका की, सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा है। मतलब अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो फिर आपके अधिकारों को कौन बचाएगा? सुप्रीम कोर्ट। इन्हें आप क्या कह सकते हैं? आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? बचाने का प्रयास करेगा। इसको लेकर आप कहां जा सकते हैं? न्यायपालिका जा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। इसे कहा जाता है वाद योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। ठीक है, वाद योग्य है। लेकिन अगर मैं कहूं कि डीपीएस में लिखे हुए बातों को लेकर क्या मैं जा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते। मैं इसे कहूंगा गैर वाद योग्य है। क्या है ये? गैर वाद योग्य है। और हमें अब तो इतना पता है कि अधिकारों के सफल होने के लिए यह भी आवश्यक है कि अधिकार क्या होने चाहिए। तो अधिकार होने चाहिए कुछ इस प्रकार से कि अधिकारों पर निर्बंधन हो, सीमा हो। अधिकार ऐसे नहीं होने चाहिए कि अधिकार आप दे दिए तो दे ही दिए। अधिकारों पर क्या होना चाहिए? निर्बंधन होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार पर निर्बंधन स्थापित किए गए हैं। क्या स्थापित किया गया? निर्बंधन। ऐसा कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है कि आपको मिला है तो केवल आपको मिला है। जब एक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करता है तो अपने द्वारा किए गए प्रयोग में, अधिकारों के प्रयोग में, वो दूसरे के अधिकारों का हनन ना कर दे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो अधिकार उसको भी मिला है। अगर केवल आपको प्राप्त होता तो फिर वो एब्सोल्यूट होता कि ये तो मुझे ही मिला है, एब्सोल्यूट पावर से मेरे पास, मैं जो चाहूं वो करूं। नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, वो निरपेक्ष नहीं है, वो सभी को मिला हुआ है। आप अपने अधिकारों के प्रयोग करने के चक्कर में दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। जितना आपको मिला है उतना उसको भी मिला हुआ है।
अगर इसमें निर्बंधन स्थापित नहीं किया जाता है तो फिर समाज में अराजकता हो जाएगी, इसलिए कहते हैं अधिकारों पर निर्बंधन स्थापित किए गए हैं। लेकिन डीपीएसपी की बात करें तो इस पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं है, इस पर किसी भी प्रकार का निर्बंधन नहीं है। इसे तो सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि सरकार इसे किस मात्रा तक क्या करने वाली है, लागू करने वाली है। सरकार डीपीएसपी की मात्रा का निर्धारण कर सकता है कि वो किस मात्रा तक उन्हें क्या करेगी, लागू करेगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं तो मौलिक अधिकार को न्यायपालिका लागू कर सकती है। जे मतलब जुडिशरी ना, न्यायपालिका। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है कि हम अधिकारों को लागू करने के लिए कदम उठाते हैं, हम रीट जारी करते हैं, हम आदेश जारी करेंगे, हम निर्देश जारी करेंगे आर्टिकल 32 के माध्यम से। लेकिन डीपीएसपी के लिए ऐसा कोई कदम न्यायपालिका नहीं उठा सकती, इस बात को लेकर याद रखना है। डीपीएसपी को लेकर न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। डीपीएसपी को लागू करने का अधिकार न्यायपालिका के पास नहीं है। थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि मौलिक अधिकार क्यों दिए गए संविधान निर्माताओं के द्वारा, इसलिए दिए गए ताकि हम लोगों की सुरक्षा कर सके, किससे, सरकार से, राज्य से। आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 कहता है कि राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा। मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2। राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, कम करती है या न्यून करती है। ऐसे अधिकार उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पास यदि मैं कहूं तो मौलिक अधिकार सरकार से आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसके लिए दिए गए हैं? सरकार से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिए गए हैं। तो यह नकारात्मक स्वरूप का है सरकार के लिए। मौलिक अधिकार नकारात्मक स्वरूप का है, लेकिन किसके लिए? सरकार के लिए। सुरक्षा भी किससे प्रदान करता है? सरकार से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन अगर डीपीएसपी की बात करूं तो वो सरकार से सुरक्षा नहीं, बल्कि सरकार तय करेगा कि वो कब दिए जाएंगे। डीपीएसपी आपको सरकार से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, और न ही वो नकारात्मक है, बल्कि वो तो क्या है, सकारात्मक है। क्यों सकारात्मक है? क्योंकि वो आने वाले दिनों में समानता की बात करता है। वो क्या करता है? समानता की बात करता है। वो सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे ये ज्यादातर राजनीतिक न्याय प्रदान करते हैं। आपको मौलिक अधिकार क्या प्रदान करते हैं? राजनीतिक न्याय। लेकिन अगर डीपीएसपी लागू होता है तो फिर वो सामाजिक न्याय प्रदान करेगा और आर्थिक न्याय प्रदान करेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वो व्यक्तिवादी स्वरूप का है। लेकिन अगर हम बात करें डीपीएसपी की तो वो लगभग समाजवादी स्वरूप का है। ये व्यक्तिवाद पर फोकस करता है और वो समाजवाद पर ज्यादा फोकस करता है। समानता की बात कर रहा हूं ना, 100% फोकस नहीं करता। कई लोग तो यहाँ पर ये भी समझेंगे कि समाजवाद मतलब ये कार्ल मार्क्स वाला समाजवाद। नहीं, समाजवाद की परिभाषा हर क्षेत्र में अलग अलग मिलेगी आपको। हर देश में हर विचारधारा के अनुसार समाजवाद अलग तरीके से चलेगा। कार्ल मार्क्स का भी समाजवाद अलग है, उनके फॉलोअर्स लेनिन, स्टालिन, माओ, इनका समाजवाद अलग है। हमारे नेहरू जी का भी समाजवाद है। हमारा समाजवाद तो बेसिकली नेहरू जी का समाजवाद है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों के सफल होने के लिए आवश्यक तत्व क्या होती हैं, अधिकार कब और क्यों दो श्रेणी में दिए गए हैं, डीपीएसपी क्यों लागू नहीं किया गया, जब दो श्रेणी बनाई तो दोनों में अंतर क्या है, मौलिक अधिकार क्या है और डीपीएसपी क्या है। ये लास्ट तक जो बना होगा उन्हें ही समझ में आएगा, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए कह रहे हैं, केवल बताना होता तो केवल मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर करके सीधा लिख देते, हो गया जाओ। नहीं, शुरुआत से। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहां अधिकारों को हम लोग दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे संविधान में तो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में लिख दिया, लेकिन अधिकारों की दो कैटेगरी और बन सकती है। पहली कैटेगरी नागरिक अधिकारों की बनेगी और दूसरी कैटेगरी मानवाधिकारों की बनेगी। मानवाधिकार और नागरिक अधिकार दोनों में बेसिकली डिफरेंस यह होता है कि जो नागरिक अधिकार होते हैं वो सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे सूचना का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ये सारे अधिकारों की बात हो रही है। ये नागरिक अधिकार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मानवाधिकार के बारे में जब हम बात करते हैं तो मानवाधिकार ऐसे अधिकारों को बोला जाता है जो कि आपको केवल इसलिए प्राप्त है क्योंकि आप मानव हैं। जी हां, आप मानव हैं इसलिए आपको प्राप्त होगा। मानवाधिकार सर्वव्यापी होगा, सार्वभौमिक होगा। वो
मानवाधिकार का संबंध देश काल परिस्थिति के अनुसार नहीं होगा, कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी मानवाधिकार में। नागरिक अधिकारों की बाउंड्री होती है, मानवाधिकार की कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो अधिकारों की दो श्रेणी और बना सकते हैं यहां से कि नागरिक अधिकार क्या है और मानवाधिकार क्या है। नागरिक अधिकार और मानवाधिकार। हमारे सिलेबस में मानवाधिकार के बारे में आपको जरूर चर्चा मिलेगी, ठीक है। नागरिक अधिकारों के बारे में थोड़ी कम चर्चा मिलेगी, क्योंकि नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं किसके माध्यम से? सरकार के माध्यम से। इन्हें सरकार प्रदान करता है, इन पर आप बाउंड्री बना सकते हैं। बाउंड्री बना सकते हैं मतलब ये सीमा में दिए जाते हैं, किसी एक केवल पर्टिकुलर देश में, क्षेत्र में, राष्ट्र में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय अधिकार के तौर पर इन्हें परिभाषित किया जाता है ना। इन पर समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, समाज का, क्योंकि हर समाज के विचार अलग होते हैं, तो इन पर समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर मैं मानवाधिकार की बात करूं तो मानवाधिकार में ऐसा कोई बात शामिल नहीं होता है। यह केवल इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि आप एक मानव के रूप में क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं। इसलिए आपको क्या मिला है? मानवाधिकार मिला है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग में मानवाधिकार आपको मिलेगा। अब बात करते हैं मानवाधिकार को परिभाषित कैसे की जाए। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार को जब आप परिभाषित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि मानवाधिकार वे मानवीय अधिकार हैं या फिर वे मानव अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को केवल इसलिए प्राप्त होते हैं कि उन्होंने क्या लिया है? एक इंसान के रूप में या मानव के रूप में जन्म लिया है। मतलब कुछ ऐसे अधिकार जो केवल आपको इसलिए प्रदान किए जाएंगे क्योंकि आपने मानव के रूप में क्या लिया है? जन्म लिया है। और ये प्राप्त करना आपका अधिकार है क्योंकि आप क्या है? मानव हैं। ये वही अधिकार है जो एक व्यक्ति को या फिर किसी भी क्या बोलते हैं जीवित प्राणी को पशु से क्या बनाते हैं? इंसान को अलग बनाते हैं। कुछ ऐसे अधिकार आपको मिलने चाहिए। इसके ऊपर एक विचारक थे रॉबिन्सन, उनका एक कोटेशन बहुत अच्छा है कि किसी व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए, किसी व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रताओं की, मौलिक स्वतंत्रता मतलब उसके पास कुछ आजादी हो, उसके पास क्या हो? कुछ आजादी हो, इनकी रक्षा करने के लिए या फिर इन्हें प्राप्त कराने के लिए, इन्हें प्राप्त कराने के लिए, चाहे ये प्राप्तकर्ता व्यक्तिगत तौर पर हो या फिर क्या हो? वो सामूहिक तौर पर हो, दोनों हो, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए, चाहे व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक तौर पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जितने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जितने भी प्रयास हैं वही क्या कहलाते हैं? मानवाधिकार कहलाते हैं। ये मानवाधिकार कहलाते हैं। तो अगर एग्जाम हॉल में 2 नंबर का प्रश्न आता है, 4 नंबर का आता है, 4 नंबर पे आए तो दोनों का एज इट इज लिखिए, 2 नंबर पे आए तो पहला लाइन यही शुरुआत कीजिए कि मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो एक मानव को, व्यक्ति को केवल इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि उन्होंने मानव के रूप में क्या लिया है? जन्म लिया है। विचारक रॉबिन्सन के अनुसार मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा और उन्हें प्राप्त कराने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किया गया प्रयास, अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रयास मानवाधिकार कहलाता है। तो इस प्रकार से आप मानवाधिकार को परिभाषित कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि क्या इसका कुछ इतिहास भी है? क्या ये अपने आप आ गया? इतिहास के बारे में भी प्रश्नों की यहां श्रेणी बन सकती है कि मानवाधिकार का इतिहास कुछ रहा है क्या? बिल्कुल, अगर आप मानवाधिकार की बात करें तो उसका एक बहुत ही समृद्ध इतिहास है मानवाधिकार के बारे में। मानवाधिकार की बात सबसे पहले की गई थी रूजवेल्ट के माध्यम से। अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1941 में पहली बार अपने संसद में, अपने संसद मतलब उनका संसद का नाम कांग्रेस है ना, अपने विधायिका में, लेजिस्लेटिव में, कांग्रेस में उन्होंने मानवाधिकार की घोषणा की कि भाई मानवाधिकार होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ अधिकार।
क्यों? क्योंकि ये मानव है, इन्हें ये प्राप्त होना चाहिए। कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है, क्या इनसे पहले आज तक कोई ऐसा नहीं था जो लोगों को बोले कि तुम्हें ये प्राप्त करने का अधिकार है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत पहले भी हो चुका है ऐसा। कई सारे विचारक हुए, कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ हुए जिन्होंने इसकी बातें की है। अगर एकदम बहुत इतिहास में चला जाए तो एक तो हमने वही बताया था, 15 जून 1215 को पहली बार अधिकारों का क्या किया गया, लिखित स्वरूप सामने आया, जिसे आप क्या कहते हैं, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन आगे चलकर एक विचारक हुए थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने यह कहा कि राजा से स्वतंत्रता होनी चाहिए, कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, अधिकार नाम दिया या नहीं दिया, लेकिन यहां पर यह बोला कि कुछ ऐसे लोगों को प्राप्त होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो राजा से उन्हें क्या करती हो, बचाती हो, जो प्रकृति प्रदत्त हो, जो राजा नहीं दे रहा है वो उनको मिलना ही चाहिए। इनको वो प्राकृतिक अधिकार कहता था। क्या कहता था? प्राकृतिक अधिकार। तो मानवाधिकार बहुत पहले प्राकृतिक अधिकारों के नाम से भी जाने जाते थे, जैसे जिंदा रहने का अधिकार, मतलब जीने की स्वतंत्रता। जी हाँ, जीने की स्वतंत्रता। जैसे यहां पर उन्होंने बोला आज संपत्ति की स्वतंत्रता। तो ऐसे कुछ 2-3 अधिकारों को उन्हें क्या कह दिया, प्राकृतिक अधिकारों का दर्जा दे दिया। धीरे धीरे आगे चलकर जॉन लॉक की ही बातें अमेरिकी संविधान में लिखी हुई हैं। जो जॉन लॉक विचारक थे उन्हीं का प्रभाव है अमेरिकी संविधान में। और आगे बढ़ोगे तो फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति पर हॉब्स और रूसो का प्रभाव पड़ता है 1789 में। अमेरिकी क्रांति या अमेरिकी संविधान में जॉन लॉक का प्रभाव पड़ता है, जॉन लॉक का। तो ये बहुत लंबी प्रक्रियाओं से आगे बढ़ता चला आया है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से सामने आ चुका, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एकदम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? अब अमेरिका से होगी। अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति रूजवेल्ट अपने कांग्रेस में खड़े होकर मानवाधिकार पर चर्चा करेंगे कि मानव के नाते हम विश्व में कुछ अधिकार देना चाहते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, मानवाधिकार। और उन्होंने यहाँ पर 4 प्रकार के अधिकारों की बात कर दी। पहला बोला कि बोलने की आजादी होनी चाहिए भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। दूसरा, भय से मुक्ति होना चाहिए, भय से क्या होनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए सभी लोगों की। धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्या हो, धर्म की स्वतंत्रता हो यहां पास। और गरीबी से मुक्ति मिले लोगों को, गरीबी से स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से रूजवेल्ट ने यहां पास लगभग 4 अधिकारों को मानवाधिकार का घोषणा दे दिया। लेकिन आगे चलकर इसी पर कौन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन चर्चा करेगा। यूनाइटेड नेशन ने 1945 में मानवाधिकार की चर्चा करनी शुरू कर दी। मानवाधिकार पर चर्चा यूनाइटेड नेशन कब करेगा? 1945 में। और इसी क्रम में 1946 में मानवाधिकार आयोग का उन्होंने क्या कर दिया, गठन भी कर दिया। इसको लेकर एक आयोग बनाया और जाहिर सी बात है इसके अध्यक्ष अब कौन बनेंगे, रूजवेल्ट बनेंगे। तो रूजवेल्ट की अध्यक्षता में यहां पर मानवाधिकार आयोगों का क्या किया, निर्माण कर दिया गया, जो आगे चलकर 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। सार्वभौमिक मानवाधिकार, ये है एक प्रश्न बहुत खतरनाक कि सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा क्या है। ये पूरा प्रश्न बनेगा, ये सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा क्या है, बताइए आप। क्यों बनेगा, यहां से एक प्रश्न क्यों बन सकता है। अगर आप सीजीपीएससी के पेपर नंबर 7 को देखो तो बिल ऑफ राइट्स को वो पूछ चुका है। बिल ऑफ राइट्स का, अधिकारों का विधेयक हिंदी में अगर उसे ट्रांसलेट करेंगे, बिल ऑफ राइट्स का, बिल ऑफ राइट्स का जो संबंध है वो मानवाधिकार की घोषणा से ही है। मानवाधिकार की घोषणा में और कुछ एड ऑन करने के लिए या फिर किसी चीज को हटाने के लिए बिल ऑफ राइट्स लाए गए थे। 1966 में एक बिल ऑफ राइट्स आया था, फिर और आगे चलकर 70-80 के दशक में भी बिल ऑफ राइट्स आए हैं। तो बिल ऑफ राइट्स पूछ चुका है तो कहीं ना कहीं वो सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा पर भी जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी, जो कि 10 दिसंबर सन 1948 को है।
इस घोषणा के अनुसार देश में, पूरे दुनिया में मानव होने के नाते व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो कि देश काल से परे हो, सीमा से परे हो, धर्म, जाति, वर्ग से परे हो। ये सभी लोगों को सार्वभौमिक तरीके से प्राप्त होना चाहिए। इन्हें कहा गया मानवाधिकार की घोषणा। अगर आप बोलेंगे कि सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा की कुछ विशेषता भी लिख दें क्या उसमें, बिल्कुल, आप आंसर में वहां पर ऐड ऑन कीजिए कि इसकी कुछ विशेषता भी होती है, जैसे कि इनमें पाया जाता है सार्वभौमिकता। ये क्या होते हैं? सार्वभौम प्रकृति के होते हैं, सार्वभौमिकता होती है इनमें। इनमें व्यक्तिकता होती है। सार्वभौमिकता का मतलब यह होता है कि ये सभी को प्राप्त होते हैं, देश काल परिस्थिति इन पर प्रभाव नहीं डालती है, कोई यहां पर इनका प्रभाव नहीं होता है सार्वभौमिकता को लेकर, सॉरी, अधिकार को लेकर। दूसरा, इनमें व्यक्तिकता होती है। व्यक्तिकता का मतलब कि ये इंसानों को प्राप्त कराएंगे ही कराएंगे, इन्हें प्राप्त होगा, व्यक्तिकता होती है। पर्सन टू पर्सन बिलोंग करता है ये। तीसरा, व्यवहारिकता, इन्हें लागू करना ही पड़ता है। इन्हें क्या करना पड़ता है? लागू करना ही पड़ता है, व्यवहारिकता होती है। तो इस प्रकार से आप मानवाधिकारों की घोषणा के कुछ विशेषताओं को भी यहां पर इंगित कर सकते हैं कि इनको लेकर कुछ विशेषताएं भी होती हैं। इवन करने के लिए तो हम आलोचना भी कर सकते हैं, मानवाधिकारों की आलोचना भी है, बिल्कुल है। जैसे आलोचना में आप कह सकते हैं कि सार्वभौमिकता बोल रहे हो भाई, मतलब सभी को मिलने चाहिए। दुनिया में देश काल की परिस्थिति तो समान है नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये सार्वभौम होगा, सभी को दिया जाएगा? आपके यहाँ लोकतंत्र है, आपके यहाँ लोगों के पास पैसा है, तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जहां पास नहीं है वहां पास कैसे होगा? महातिर मोहम्मद, जो कि मलेशिया के प्रेसिडेंट हुआ, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने तो मानवाधिकार की बैंड बजा दी। उन्होंने बोला कि एशियाई समाज तो पारिवारिक समाज है, जहां धर्म की बातें होती हैं, जहां धर्म प्रधान समाज है हमारा, तो वहां पर अगर आप मानवाधिकार को सार्वभौम घोषणा कर दोगे तो फिर तो ये गलत है। और भी यहाँ पर आलोचना हो सकती है। नारीवादियों ने आलोचना की, मतलब फेमिनिस्टों ने आलोचना की कि मानवाधिकार में जितने भी तत्व लिखे गए हैं, बेसिकली वो तो पितृसत्तात्मक समाज के लिए हैं। महिलाओं को यहाँ संरक्षण कहाँ प्रदान किया गया? आप दे रहे हो तो कम से कम संरक्षण तो प्रदान करो, तो संरक्षण भी प्रदान नहीं किया गया। इसमें जो मिडिल ईस्ट के देश है, मिडिल ईस्ट का मतलब यहाँ पर जो खाड़ी के देश हैं, उन्होंने भी इसकी आपत्ति की कि हमारा समाज तो धर्म प्रधान समाज है, आप बोलते हो कि यहाँ धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए, तो हम तो ये तो अलाउ नहीं कर सकते, तो कैसे कह सकते हो ये सार्वभौम है? इन्हें आप बोलते हैं लागू करो, भाई कैसे हर जगह पर लागू करें? कहीं सरकार है, कहीं नहीं है, क्योंकि अधिकार पूर्ति किए जाते हैं ना, तो कैसे आप इन्हें लागू कर सकते हैं? आलोचना के भी कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो मानवाधिकार पर यह दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। पहला कि मानवाधिकार क्या होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, 2 क्वेश्चन। तीसरा, मानवाधिकार की आप आलोचना भी कर सकते हैं। यहां पास यदि मानवाधिकार का रिलेशन किया जाए संविधान के साथ, कि सार्वभौमिक मानवाधिकार की घोषणा और भारतीय संविधान के बीच में क्या संबंध है, मतलब मानवाधिकार की घोषणा में बहुत कुछ अधिकार दिए गए ना, लगभग 30 प्रकार के अधिकार थे, जिनको ये बोला गया कि ये तो मिलना ही चाहिए। ये 30 प्रकार के अधिकार हैं, तो इस 30 में से कितने अधिकार संविधान में है हमारे, इनके बीच का संबंध बताने की यहां पर बात कर सकता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख ही लेते हैं, नेट में यहां पर निकाल के बहुत पहले से रखा हुआ था। देखो कैसे दिया गया, मानवाधिकार की घोषणा की गई कि घोषणा पत्र के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। अनुच्छेद 1 और 2, अनुच्छेद 3, 4, 5, 6 गायब हो गया, 7, 8 भी गायब हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, इस प्रकार से आप जाएंगे तो बहुत सारे अधिकारों की लगभग चर्चा की गई है। इतने सारे अधिकार यहां पर क्या है, दिए गए हैं। अगर मैं उसका भारतीय संविधान से रिलेशन निकालूं कि कौन सा मानवाधिकार भारतीय संविधान से क्या करता है, अटैच होता है, ठीक है, ये वही है जो बता रहा था मैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो मानवाधिकार का घोषणा नंबर 7, अनुच्छेद 7, विधि के समक्ष समता। जी हाँ, मानवाधिकार का घोषणा नंबर 7, अनुच्छेद 7 विधि के समक्ष समता की बात करता है। देख ही लेते हैं, क्या 7 में विधि के समक्ष समता लिखा है? बिल्कुल लिखा हुआ है, पढ़िए इसे कि अनुच्छेद 7 के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी व्यक्तियों को कानून की सुरक्षा प्राप्त होगी। क्या ऐसा कुछ भारतीय संविधान में है? बिल्कुल है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में आपको यह देखने को मिलेगा। भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 7 में बोला भेदभाव नहीं करेंगे, बिल्कुल है भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 15 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, आर्टिकल 19, हमारे में भी 19 में है। शांतिपूर्ण हम क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बिल्कुल है 19(1) का बी पॉइंट। संघ का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल है 19(1) का सी पॉइंट। आंदोलन कर सकते हैं, बिल्कुल यार 19(1) का जो पहला पॉइंट है वो आंदोलन करने पर ही तो बोलता है ना। यहाँ डी भी लिख दिया है, वो इसको ए भी कर सकते हो आप। फिर अगर और आगे बढ़े तो मानवाधिकार की घोषणा में आता है 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण होगा। हमारे यहाँ तो बिल्कुल है आर्टिकल 20 में कि हम 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण देंगे। मतलब कोई व्यक्ति यदि कोई काम करता है और वो काम करने के दौरान कानून के नजर में आता है, मतलब कानून के नजर में वो क्या है, गलत है, तभी उसे सजा दी जा सकती है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया है जो कानून के नजर में सजा का प्रावधान नहीं, तो फिर उसे सजा नहीं दी जा सकती, तो ये कार्योत्तर विधि से संरक्षण है। फिर जीवन की स्वतंत्रता, बिल्कुल है आर्टिकल 21 में। दासता से मुक्ति, मतलब दास प्रथा का अंत, बिल्कुल है आर्टिकल 23 में। अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, बिल्कुल है हमारे आर्टिकल 25-26 में। फिर प्रवर्तन के उपाय, बिल्कुल है आर्टिकल 32 में। काम का अधिकार, यह डीपीएसपी में है। काम का अधिकार कहां मिलेगा, डीपीएसपी में मिलेगा, आर्टिकल 41 में। तो इस प्रकार से मानवाधिकार का घोषणा और भारतीय संविधान में एक अच्छा खासा रिलेशन है, इनमें संबंध पाया जाता है। आई बात समझ में? तो हमने इस वीडियो में ये भी चर्चा कर ली। शुरुआत में जो वही कह रहा था कि देखते हैं कहां तक जाएगा, ये कहां तक बनाते हैं इसे। तो आज के वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अधिकारों को लेकर जब जानकारी रखें तो संपूर्ण जानकारी रखें, अधूरी जानकारी ना रखें। कंप्लीट एनालिसिस करके बैठे उसके बारे में कि अधिकार कहां है, कैसे हैं, कभी दिक्कतें नहीं जाएंगी अधिकारों को लेकर। खूब सारे क्वेश्चन बने, देखे कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन हमने यहां पर ट्राई भी किए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता था कि क्वेश्चन लिखकर, आंसर लिखकर उसे बता दिया जाता, वो भी एक तरीका था, लेकिन पढ़ना कैसे है वो तरीका भी जानना था, या फिर क्लासरूम में कैसे क्लासेस चलती है मेंस की, वो भी जानना बहुत जरूरी था। बहुत आराम से, बहुत तरीके से, जैसे बात की ना फाउंडेशन बैच की, यही सब होता है मेंस के क्लास में, यही सब होता है। फाउंडेशन से बात की जाती है, शुरुआत से बात की जाती है, कैसे, कब, क्या, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन पर चर्चाएं की जाती हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, समय लगता है सब बैचों में। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भारतीय संविधान में अधिकारों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ सकते थे, जितने भी प्रश्न आएंगे या फिर आते हैं, या फिर जहां जहां सिलेबस में उनका समावेश किया गया है, उनके बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस जरूर प्राप्त हुआ होगा। उसके साथ साथ हमने कुछ डिटेल चर्चा भी कर ली, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है, अधिकारों के सफल होने की संभावनाएं कैसे होती हैं, मानवाधिकार के बारे में हमने चर्चा कर ली, मानवाधिकार की घोषणा के बारे में चर्चा कर ली, मानवाधिकार की घोषणा और उनका भारतीय संविधान से रिलेशन कैसा है, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पढ़ने की दृष्टि से बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। लिखने की दृष्टि से मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि लिखने का कंटेंट अलग होता है, पढ़ने का कंटेंट अलग है, समझने का अलग है, लिखने का अलग है। ये कंटेंट केवल पढ़ने का ही है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि मैं समझता हूं कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि उन्हें भी अधिकारों का एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज प्राप्त हो जाए। अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए यदि किसी चीज में डाउट है। आज के वीडियो में अगर कोई डाउट है, या फिर कुछ और पढ़ना है, या फिर आपको कुछ कैसा लगता है वीडियो के बारे में, सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में, शेयर कीजिए अपने बातों को कमेंट के माध्यम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ मैं निखिल केसरी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।